देखिए, आपका जो पेपर है मैथमेटिक्स का ऑप्शनल पेपर 250 नंबर का एक पेपर होता है। दो पेपर आते हैं आपके पास, और दोनों पेपर सिलेबस तो आप लोगों ने देखा ही हुआ है ना। अब इसमें मैंने पेपर्स निकाले हैं ये, और इन पेपर्स में जो क्वेश्चन मैंने चेक किए अभी, मैंने निकाले रेक्टिलिनियर मोशन के। रेक्टिलिनियर मोशन में मैंने आपको अभी भेजा है व्हाट्सएप। आपने देखा सुबह का व्हाट्सएप? इसमें तो लगा गया। किस नाम से? सीएससी के नाम से। ये इसमें ये था, देखो, रेक्टिल मोशन में मतलब 2014, 15, 16, 18, 23 और 24 इसमें क्वेश्चन आए हैं। तो अगर हम पिछले 11 साल के पेपर माने, 14 से लेकर 24 तक, तो 6 ईयर्स में क्वेश्चन इसमें से आया है। तो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट माना जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन अगर आ रहा है, एक भी आ रहा है, किसी किसी में दो भी आए हैं, 23-24 में लगातार आया है, तो हो सकता है अब 25 में ना आए। तो 2 साल लगातार आने का मतलब फिर आगे ना आए, ऐसा बहुत चांसेस हैं। तो लेकिन हमें तैयार रहना है, हम कैसे कह सकते नहीं आएगा। अच्छा, ट्रेंड पे हमें बहुत ज़्यादा बिलीव करना चाहिए। सिविल सर्विसेज में ट्रेंड पर बहुत ज़्यादा फेथ करना चाहिए, किस तरह का ट्रेंड चल रहा है। अब रेक्टिल मोशन की अगर हम बात करें, मैंने ये बुक्स देना है दोनों, वो भी दे दीजिए, नीचे वाली नीचे वाली नीचे। अब इसमें अगर रेक्टिल मोशन में बात करेंगे आप, तो इसमें लगभग 6 एक्सरसाइज हैं, D3 से D52। तो आप लोगों ने अगर कृष्णा प्रकाशन से पहले किताब की हुई है, ये बीएससी सेकेंड ईयर में हुआ करती थी, तो इसमें 6 एक्सरसाइज हैं। अब 6 में से अगर हम लगाएं, तो मेरा जो एनालिसिस है इसमें, 5 साल में जो क्वेश्चन आया वो आया सिंपल हार्मोनिक मोशन से, केवल सिंपल हार्मोनिक मोशन से। और एक बार जो रेक्टिल मोशन का एक इन्होंने क्वेश्चन उठाया, रेक्टिल मोशन को, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी रेक्टिलिनियर मोशन है, मोशन इन वर्टिकल लाइन भी रेक्टिलिनियर मोशन है। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब ये है कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन का मोशन रेक्टिलिनियर मोशन होगा। तो उसमें आपकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, है ना, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सब चीजें आती हैं। और वेरिएबल एक्सेलरेशन हम पढ़ते हैं। 12th क्लास तक जितना भी एक्सेलरेशन हो सारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। जो आप लोग पढ़ते हो अब इस समय, वो पढ़ते हो वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो इसमें केवल सिंपल हार्मोनिक मोशन मुझे ऐसा टॉपिक लगा जिसको आप कर लेते हो तो एक बहुत सेफर साइड हो। 5 साल में क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम केवल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर लें तो हमने एक ट्रेंड को कवर कर लिया। एक तो होता है ट्रेंड को कवर करना, एक होता है कि भाई हमने चैप्टर का नाम कहीं देख लिया, कैरेक्टर मोशन सवाल आ रहा है, अब उस चैप्टर को पूरा निपटा रहे हैं। एक वो तरीका भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अगर हम पेपर में काउंट करें, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, 24 का पेपर, ये 24 में कोई सा पेपर लगा लो, बोला सब में क्वेश्चन तो सेम ही आते हैं। पहला क्वेश्चन से 5 पार्ट होते हैं। तो सेक्शन ए सेक्शन बी में पेपर होता है आपका। तो सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन सेक्शन बी में, ये कंपलसरी होते हैं, जिनमें 5-5 पार्ट होते हैं। थोड़ा छोटा क्वेश्चन होता है ये, जो रेगुलर क्वेश्चन थोड़ा छोटा छोटा होता है उससे। तो ऐसे में ये पांचों कंपलसरी अटेम्प्ट करने हैं। फिर उसके बाद में आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेक्शन ए में, 5, 6, 7, 8 सेकंड पेपर, सेकंड सेक्शन में, बी सेक्शन में, इनमें से एक एक अटेम्प्ट करना होता है। और फिर इनमें से एक एक लेने के बाद एक के लिए आप फिर फ्री हैं, किसी में से एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो 4-4 क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन तो आपके उन्हीं में से हो गए, फिर एक क्वेश्चन किसी में और में से ले सकते हो। और जो बचे हुए क्वेश्चन है सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 6, 7, 8, इनमें भी हर एक में 3-3 पार्ट होते हैं नॉर्मली। कई बार ज्यादा भी होते हैं, छोटे छोटे पार्ट होते हैं, ज्यादा भी हो जाते हैं। तो वो जो पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, उसमें से एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूं कि एक क्वेश्चन मैकेनिक्स में आ रहा है, इसका रेक्टिल मोशन का। जो 3 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उनमें से एक पार्ट। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल कोई हमें स्पून फीडिंग करा दी जाएगी उससे हो जाएगा, मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम हिसाब से करें, दिमाग लगा के करें, पेपर के ट्रेंड पे जाके करें, ट्रेंड मैं देख लूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है, ट्रेंड को चेक करना
10-11 साल के पेपर्स में क्या ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से हम लेके चलेंगे। तो उससे क्या है, हमारा एक सिलेबस का सब्सटेंशियल पार्ट कवर हो जाएगा और वी विल ऑन द सेफर साइड। हम ये नहीं कह सकते कि ट्रेंड को सभी चैप्टर में सभी एक्सरसाइज में अनफॉलो कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, वरना ट्रेंड ही क्या हुआ। अगर मैं कह रहा हूँ रेक्टिल मोशन वाली एसएचएम करना है हमें, काइनेमेटिक्स में हमने एक खास एक्सरसाइज देखी, उसमें सवाल आ रहे हैं, ठीक है। सेंट्रल ऑर्बिट का देखा कि सेंट्रल ऑर्बिट में जो है आपके एप्साइडल डिस्टेंस वाले सवाल आ रहे हैं। तो हर एक का ट्रेंड होता है, और ट्रेंड जहां पर नहीं हो रहा फॉलो, फिर तो हम सारे चैप्टर करेंगे। मतलब हमें कोशिश ये करनी है ट्रेंड को पकड़ना है, जितना ज्यादा पकड़ ले उतना अच्छा रहेगा। अब जैसे वर्चुअल वर्क है, वर्चुअल वर्क का सवाल ऑलमोस्ट हर साल आ रहा है, लेकिन उसके अंदर क्वेश्चंस की संख्या अगर आप मान के चलोगे तो करीब 120 सवाल है। ठीक है, अगर ऐसा लगता है हमें 120 सवाल करने से हमारा एक टॉपिक सेफर साइड जा रहा है, तो हम सारे के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। सेंट्रल ऑर्बिट के अंदर टोटल क्वेश्चंस की संख्या बैठेगी करीब करीब 70-80, लेकिन एक एक क्वेश्चन जो है बिल्कुल ऐसा होता है जैसे माला का एक मोती हो। एक एक सवाल आपको सोचने पर, इंटीग्रेशन पर बाध्य कर देगा कि कितना ज्यादा वो हैवी गेज इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन 12 तक का आपने खूब किया हुआ है, इंटरमीडिएट का खूब आपने किया हुआ, उसके बाद में आपने बीएससी में भी इंटीग्रेशन किया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन में खूब इंटीग्रेशन करा है। उसके बावजूद यहां पर जो इंटीग्रेशन होंगे वो पुराने वाले किसी तरीके से नहीं होंगे और हैवी इंटीग्रेशन है। लेकिन वो ट्रेंड है, आपने वो ट्रेंड को पकड़ लिया, सवाल फिर उसी तरह के वापस आने हैं। लेकिन इजी इंटीग्रेशन की उसमें नहीं है, इंटीग्रेशन से टिपिकल है, कंसेप्ट सेम रहता है। तो वो क्वेश्चन अगर आपने पकड़ लिया तो वो भी मतलब लंबा सवाल होता है, लेकिन वो एक क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। तो सेंट्रल ऑर्बिटर क्वेश्चन भी लगभग हर साल आ रहा है। अगर मैं 11 साल के पेपर बात करूं, ये 6 बार दिखाई दे रहा है, वो 8 बार दिखाई देगा। तो ऐसे करके अगर हम मैकेनिक्स को देखते हैं, फर्स्ट पेपर का पार्ट है, सेक्शन बी का पार्ट है ये, तो आपको काफी सारे सवाल इसमें मैचअप मिलेंगे। तो पहले हम ट्रेंड को फॉलो करते हैं और उसके हिसाब से काम करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक मोशन हम पूरा नहीं चाहता पूरा करें हम इसमें केवल सिंपल हार्मोन मोशन करके और चुप हो जाएंगे। एक क्वेश्चन आया है, ठीक है एक आया है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 5 क्वेश्चन तो हमारे उसी में से आ रहे हैं। उसके बाद में जब हमारा सारा कवर हो जाएगा एज ए होल सिलेबस, या आपका अपना पर्सनल व्यू पॉइंट है कि ठीक है हम उसको भी कर लेते हैं, भाई एक क्वेश्चन तो आया उस एक्सरसाइज में निपटा लेते हैं, या उसके जैसे और सवाल और एक्सरसाइज वाले निपटा लेते हैं, लेकिन फिर वो जो थोड़ा सा अनफोकस हो जाएगा। तो एक तो होता है कि मैं जैसे चल रहा हूं वैसे चलते रहो, आप साथ में अपना जो हो सकता है उसे लेके चलो। तो मैं ये कोशिश करूंगा हर वीक में कि 2 सवाल आपके तैयार हो जाए। अगर हम पूरा पेपर देखें तो कितने क्वेश्चन बैठेंगे टोटल, कितने 8 क्वेश्चन है, 8 में 3-3 पार्ट हो गए, मतलब 6 के 3-3 पार्ट हो गए, तो 6 × 3 = 18, 18 ये क्वेश्चन हो गए और 10 और 28 क्वेश्चन हो गए। 28 इंटू 2 पेपर 56 क्वेश्चन, 56 क्वेश्चन इन ऑल है। तो अगर 56 क्वेश्चन की बात करें, तो अगर एक वीक में हमने 2 क्वेश्चन करे तो करीब 28 वीक्स, और किसी किसी वीक में नहीं भी कर पाए तो मैं समझता हूँ 36 वीक्स में, 40 वीक्स में हमारा जो है पूरा मैथ्स का जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। एक वीक में हम 2 लेके चल रहे हैं, और किसी वीक में मतलब एक में एक भी आया तो वो भी मैक्सिमम, अगर एक वीक में एक भी क्वेश्चन हम ट्रेंडफुल कर पाते हैं तो 56 वीक्स में हमारा कंप्लीट हो जाएगा एट द मैक्स। तो एक वीक में हम समझते हैं एक टाइप तो निपटा ही सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मतलब 1 साल का भी अगर मान के चलो तो कोई देर नहीं है, क्योंकि मेंस का एग्जाम अभी 1 साल से ज्यादा दूर है ना, 1 साल से ज्यादा दूर है। तो अगर हम एक हफ्ते में एक पे भी कॉन्सेंट्रेट करें तो हमारा काफी कुछ तैयार होगा। और हमने एक हफ्ते में 2-2 भी कोई निपटा लिए, कभी आसान टॉपिक आ गया 2-2 निपटा लिए, तो हमारा मैं 40 वीक्स में मान के चल रहा हूं कि हमारा हो जाएगा। तो आप देखो आपको सूट करता है ये ट्रेंड, है ना, सही है ना ये। क्योंकि हमें जैसे एक्टिव मोशन, अगर मैं पूरा एक्टिव मोशन करने के लिए गया तो आप समझ लो ग्रेजुएशन की जो क्लास है वो करीब करीब 16 घंटे की क्लास है सब मिलाकर के। तो 16 घंटे क्लास में खत्म होता है वो। 16 घंटे क्लास अगर मैं यहां करूंगा 16 दिन लगे, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन कुछ लेक्चर रिकॉर्डेड है हमारे पास, तो रिकॉर्ड लेक्चर दे दूंगा मैं। आप देखो अगर आपको लगता है कि एक हफ्ते में आप भाई इसको पूरा निपटा सकते हो, निपटा लो भाई। मैं यहाँ वर्चुअल ये आपका ये कराऊंगा, जैसे रेटिल मोशन का मैंने केवल सिंपल हाफ मोशन करा दिया, ये मान लो तुमने 2 लेक्चर लगाए, 2 लेक्चर हमारा खत्म हो गया। अब बाकी में से आपका मन है, आप उसको करना चाह रहे हो उसको करो, बाकी मेरा काम मैं समझता हूँ यहाँ पर मैंने निपटा दिया। फिर आपकी कोई प्रॉब्लम आती नहीं, ये नहीं हो रही, तो उसको करवा लूंगा मैं, उसमें कोई बात नहीं है। तो ऐसे करके हम जो है पूरे दोनों पेपर्स को कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। एक तो ये कोई और चीज क्वेश्चन दिमाग में आ रहा हो आपके तो बताइए।
अब जैसे मैंने इसमें आज सुबह ही मार्क किए क्वेश्चन, अब इसमें जैसे 2024 में क्वेश्चन आया है, ये बुक आप हाथ में लो, गर्ल्स के हाथ में ज़्यादा अच्छी लगती चीज़ें ऐसी, तीनों जने देखना। इसमें एग्जाम्पल 1 पेज नंबर S42 पर, बुक है कोई ऐसी कोई? कोई बात नहीं, S42। अब इसमें क्या है, जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, हल्का सा मतलब वो बदल के क्वेश्चन देगा, हल्का सा क्वेश्चन बदल के देगा। अब जैसे एग्जाम्पल 1 है, इसमें जो क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ वो पढ़ रहा हूं मैं। ए सॉलिड हेमिस्फीयर रेस्ट इन इक्विलिब्रियम ऑन ए सॉलिड स्फीयर ऑफ इक्वल रेडियस, determine the stability of the equilibrium in two situations, when the curved surface second and when the flat surface of the hemisphere rests on the sphere। क्या क्वेश्चन यही है? थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो रही है, क्यों होगी? अगर आप इसमें, अच्छा इसमें भी खोल देता हूँ पेपर में, हम्म, ये 2024। आपको मैंने उसमें भी दिया हुआ है पेपर में, जो आपकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में शायद 24 का पेपर नहीं है शायद, हाँ। अच्छा इसमें तो ये वाला क्वेश्चन है ही नहीं, चलो कोई बात। चौदह से 24 तक के होंगे इसमें, 24 का नहीं है? है 24 का? कहाँ है? कॉटन के तो है। 24 का हो सकता है बीच में आ गया हो। अच्छा, हाँ तो 24 का रह गया इसमें। एनी हाउ क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ जैसे, तो ये अगर आपके पास है तो इसमें तो ये तो दिख रहा है किताब में, तो ऑलमोस्ट यही क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट नहीं यही क्वेश्चन है, हल्की सी लैंग्वेज फिरा दी है केवल। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 D33 पेज पे खोलना, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन है। D33 पर क्वेश्चन नंबर 15, ये मैं स्पेशली आपके लिए बता रहा हूँ, स्पेशली क्योंकि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो ना, बाकी इन लोगों के लिए भी नहीं आई है। ये दोनों जूनियर हैं आपसे 1 साल, ये डॉटर है, ये स्टूडेंट ही हैं, 3 साल पढ़ी। इनका सेमेस्टर सिस्टम था, आपका तो लास्ट है ना एनुअल सिस्टम वाला, ये इनका पहला बैच है, ये लास्ट बैच एनुअल सिस्टम वाले, आप पहला बैच सेमेस्टर सिस्टम वाले। हाँ इनकी हो गई है, 1 साल हो गया, 3 साल की है, 4 साल की वहाँ ड्यू हुई है, यहाँ नहीं हुई अभी। हाँ, अब देखो जरा इसमें क्वेश्चन, एक किताब और ले लें क्या, इसमें देखना है, हो रहा है। इसमें है क्वेश्चन, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन सच दैट इन टू ऑफ इट्स पोजिशंस वेलोसिटीज आर u एंड v एंड द टू करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशंस आर f1 एंड f2। वो अल्फा बीटा की जगह इन्होंने f1 f2 दिया है इसमें,
फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजिशंस इज के इंटू यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू द पावर हाफ। जरा ये दे देना जी, ये दे देना। For what values of k the distance between the two positions is k और स्क्वायर रूट के अंदर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, स्क्वायर रूट ही होगा शायद ये। शो ऑल्सो दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन इज 1 अपॉन f2 स्क्वायर माइनस f1 स्क्वायर ऑफ ब्रैकेट के अंदर u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, फिर अपॉन में u स्क्वायर f2 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर f1 स्क्वायर होल टू द पावर माइनस हाफ, होल टू द पावर हाफ। थोड़ा सा इसमें क्लियर नहीं है। सेम बेटा अल्फा बीटा ही तो है वो। क्वेश्चन 15 D33 पेज पर यही क्वेश्चन है, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है। केवल वहां पर F1 F2 दिया हुआ है और जो एम्पलीट्यूड दिया हुआ है उसने एम्पलीट्यूड निकालो उसे। एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ रही है 1 अपॉन आपका आ रहा होगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर जैसा नीचे, ठीक है। ऊपर आ रहा होगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर जैसा, फिर नीचे आ रहा होगा ये यू स्क्वायर अल्फा 2 स्क्वायर और वी स्क्वायर अल्फा 1 स्क्वायर, अल्फा 1 अल्फा 2 सब इंटरचेंज हो रहे हो, बस पावर हाफ आ रही है पूरे की। वही क्वेश्चन है ये। हाँ 14 क्वेश्चन जो भी आ रहा हो, 15 क्वेश्चन है 14 पे। अच्छा तो 15 गलती से लिख दिया हो सकता है मेरे से। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल मैं समझ रहा हूं कि अगर आपने एक्सरसाइज की हुई है तो आपको मिलेगा। अच्छा इसके बाद में देखना जरा 23 वाला। मैंने रेट्री मोशन के ही फिर निशान लगाए थे। क्वेश्चन 9 पेज में D33 पर। अब क्वेश्चन सुनना पहले, इसकी चाहे फोटो खींच लो, है आपके पास। ए पार्टिकल इज मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पीरियड t अबाउट ए सेंटर O. It passes through the point capital P with velocity v along the direction OP and where OP is equal to small p. Find the time that elapses before the particle returns to the point P. एक तो ये पार्ट हो गया, उसमें शायद प्रूव करवा रखा है, बुक में प्रूव करवा रखा है टाइम, है ना। What will be the value of P when the elapsed time is t/2? ये इन्होंने जोड़ा है क्वेश्चन की तरफ से, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, जोड़ा है इन्होंने तरफ से, तो क्वेश्चन ही हो जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन अगर आपने इसके किए हुए हैं तो बिल्कुल ये हो जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं ये, कि आप ऐसा ना डिट्टो किताब का क्वेश्चन वहां पे मारे हो। ये हुआ 23 का, एक ही क्वेश्चन आ रहा है, फिर 18। इसमें यह है कि मतलब आपका ये 5th का ई पार्ट है, ये इसमें आ जाइए। अच्छा तो प्रोजेक्टाइल का, हाँ ये है क्वेश्चन 10 D33 पेज पर। ए पार्टिकल मूविंग, इसमें पेपर होगा। ये है 2018। ये है, ये वो क्वेश्चन है, आपके बुक में देख लो आप। ए पार्टिकल मूविंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन हैज वेलोसिटीज v1 एंड v2 एट डिस्टेंसेस x1 and x2 रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द सेंटर ऑफ इट्स पाथ, फाइंड द पीरियड ऑफ इट्स मोशन। यही क्वेश्चन है, इसमें पीरियड निकलवाया है, इसमें प्रूव करवाया, इसमें इसने कहा निकालो, तो क्वेश्चन वही है। अगर आपने ये 14-15 सवाल जो ना करे हुए, 3 एग्जाम्पल है इसके अंदर, सेशन तैयार हो गया आपका। कुछ और भी क्वेश्चन देखेंगे तो मेरे पास 1-2-3 किताबें और भी दिखाई मैंने भी, इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन क्वेश्चन है वो हो जाएंगे। ऐसे लोनी किताब है, ये बीच में
कौन सी है ये, पीताम्बर प्रकाशन की ना ये बीच में, केदारनाथ। ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में देखो फिर अगला था हमारा 2016 में, 2016 का पेपर। मतलब क्वेश्चन मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि बिल्कुल वही है, मतलब बाहर नहीं जा रहे सवाल। अगर आपने सही किताब पकड़ ली है, जो किताब उनकी उसमें रहती है, तो उसी किताब में सवाल आ रहे हैं। अब जैसे इस किताब, इसके लिए पोर्शन देखें, कृष्ण प्रकाशन वाली किताब काफी है। मैं हर बार नहीं कह रहा हर बार कृष्ण प्रकाशन वाली किताब काम करेगी। अब आओ जरा D22 पेज पर, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन एसएचएम का नहीं है, ये अलग आया है। ये क्वेश्चन है, a particle moves in a straight line, its acceleration directed towards a fixed point O in the line and is always equal to this। यही चीज रखी है बुक में। When it is at a distance x from O, if it starts from rest at a distance a from O, then find the time the particle will arrive at O। उस क्वेश्चन निकलवा रखा है, प्रूव करवाया हुआ है, तो इसमें दे रखा है प्रूव करो, आप निकालो से। उसने प्रूव करवाया ना उसमें, तो लेकिन सवाल में अंतर नहीं है ना। अच्छा, ये सवाल बिल्कुल रेगुलर कैटेगरी का है, अगर एक्टिवेशन करते हो रेगुलर कैटेगरी, लेकिन एक ही सवाल आया है 10 साल में 11 साल में जो एसएचएम से अलग गया। तो अब वही यही चीज हमें समझनी है कि भाई यहां पर आप किसके साथ जाओगे, मतलब सारा कवर करने के साथ जाओगे या जो ट्रेंड चला उसके साथ जाओगे। कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ, लेकिन पहले वो एसएचएम करना है। मतलब आप अगर एक वीक में एक क्वेश्चन पे भी जा रहे हो तो आप और चीजों पे कंसंट्रेट करो। इसको आप मतलब 2 से 3 घंटे रोज दे दो। ये भाई जो आपका सिंपल हार्मोशन वाला टॉपिक है वो आपका 2 दिन में खत्म, मतलब आसान टॉपिक है, तो आपने 3 घंटे 2 दिन दे दिए, बहुत अच्छे से कवर हो गया, बहुत ही अच्छे तरीके से। एक भी सवाल नहीं बचा, कंसेप्ट नहीं बचा कोई भी। और उसके लिए ऐसा भी नहीं है कि हमें पीछे का सारा रेटिफिकेशन पता ही होना चाहिए, थोड़ा सा उससे पता चला हो गया काम। फिर आपको लगता है नहीं हमें तो भाई ये भी कर लेना है, क्वेश्चन एक तो आया है हमारा तो उसको भी कर लेते हैं, उसके आसपास के जैसे सवाल कर लिए, तो मतलब उसमें भी ट्रेंड को हमने ध्यान रखा कि वो चाह क्या रहा है सवाल में। और इस तरह का ट्रेंड आपको हर चैप्टर में हर क्वेश्चन में इनके मिलेगा। तो अगर हम ब्लाइंड प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं, हमें स्मार्ट वर्क करना है। अगर स्मार्ट वर्क पे गए तो हमारा मतलब टाइम पे सब काम खत्म होगा, वरना मैथ्स हम 2 साल 3 साल भी करते रहे पता नहीं चलेगा। किताबें तो सारी नाम ले, 32 किताबें नाम ले रखा है इन्होंने, उतनी किताबें थोड़ी करनी है हमें ना, उतने 32 सारे सारे टॉपिक करने, अगर सारी किताबें करती भी हैं। इसके बाद में 15 और 14 इसमें खोलिए आप D32 पेज पर, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन है, जरा मैच करो क्या डिफरेंस है आपके क्वेश्चन से। ए बॉडी मूविंग अंडर एसएचएम हैज एन एम्पलीट्यूड ए एंड द टाइम पीरियड टी, ये वही चीज है। इफ द वेलोसिटी इज ट्रेबल्ड, ट्रेबल्ड 3 गुना कर दी, और उसमें वेलोसिटी डबल्ड सेकंड वाले पार्ट में, पहले पार्ट में तो निकलवाया है सीधे वेलोसिटी, बीओटी का फॉर्मूला निकलवाया एक। फिर उसके बाद में वेलोसिटी इज ट्रेबल्ड, उसमें डबल्ड है, देन द डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन इज 2a/3, वहां पे शायद a/2 है। द पीरियड बीइंग अनऑल्टर्ड, पीरियड अनऑल्टर्ड उसमें भी है, फाइंड द न्यू एम्पलीट्यूड। तो क्वेश्चन वही, बस केवल जो नंबर्स हैं
वैल्यूज में चेंज कर दी, इतना तो मान के चले वैल्यूज चेंज करेगा। यूजुअली एकेडमिक्स में कभी नहीं होता है ऐसा, आपका जो पेपर आता है उसमें कभी वैल्यू चेंज नहीं करते। अगर वहां वैल्यू चेंज कर दी, वहां स्टूडेंट मतलब वो तो सुसाइडल हो जाएगा, ये क्वेश्चन सिलेबस का नहीं है। खास करके हमारी सीसीएस में तो मतलब रोना छूट ही जाएगा बच्चों का, ये सवाल कहाँ से आ गया। तो ये मतलब इतना तो खैर हमें समझना पड़ेगा कि ये चीज चेंज हो सकती है। इसके बाद 14 में पेज नंबर D33, क्वेश्चन नंबर 9। और एक भी सवाल अगर आप देखो तो ऐसा नहीं है जो मतलब बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे दिया हो। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, क्वेश्चन तो करे आप लोग जिन्होंने करे वो तो जानते ही हो। मतलब ऐसा नहीं है कोई कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे दिया हो। हमने अगर इंटेलिजेंटली तैयारी करी है अपनी, हमारा सारा काम होगा। अब इसमें देखो, इसमें क्या कह रहा है, पार्टिकल्स परफॉर्मिंग सिंपल हाफ मोशन ऑफ पीरियड टी अबाउट अ सेंटर ओ विद एम्पलीट्यूड एंड इट्स passes through the point P where OP is equal to B, ये यहां तो वही है, इन द डायरेक्शन OP। ठीक है, अब क्या है, प्रूव दैट द टाइम व्हिच elapses बिफोर इट रिटर्न्स टू P is T upon pi cos इनवर्स B upon A। वहां पर क्या है, वो tan इनवर्स में रखा है ना। तो tan इनवर्स को cos चेंज देने लगती। और होता क्या है, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का सवाल होता है वो आता ही cos इनवर्स में है, जिसमें टाइम पीरियड निकालते हैं वो निकलता ही cos इनवर्स में, tan इनवर्स तो चेंज करना पड़ता है। तो ये उससे कहीं ज्यादा आसान बैठेगा। वैसे वेलोसिटी वगैरह नहीं आ रही जो उसमें आ रही है, वो एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो मतलब अगर आपने क्वेश्चन किए हुए हैं तो इनके लिए तैयार रहो। मतलब माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि वही क्वेश्चन आएगा, थोड़ा बदल के आएगा। जब माइंडसेट पहले से होता है ना, तो फिर आप कर जाते हो सवाल को। तो ये तो थी इसकी कथा, रेक्टिल मोशन की। इसके अलावा कल जैसे आपका क्वेश्चन था कि भाई मतलब मीडियम हमारा कौन सा है, कि आपका हिंदी मीडियम है। तो अगर हिंदी मीडियम आपका है तब भी मैथ्स का पेपर आपको इंग्लिश मीडियम में ही देना है। ठीक है ना। आप थोड़ा दीपांशु इधर इधर होके बैठो, कैमरा दब रहा है ना, थोड़ा सा ऐसे, बस इतना ही चल जाएगा। तो मीडियम इंग्लिश का ही देना, मतलब मैथ्स के लिए मैथ्स का पेपर इंग्लिश मीडियम में ही देना है। दूसरी बात ये आती है कि मैथ्स हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इसमें स्केलिंग है और काफी अच्छी खासी स्केलिंग है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि स्केलिंग जो है मतलब इतनी हो जाएगी कि आप नुकसान में आ जाओगे, वो चीज नहीं है। फिर एक ही चीज मेरे दिमाग में आज फिर कौन थी, कि अगर मान लो मैं 70% पेपर करके आ रहा हूं और बिल्कुल ठीक करके आ रहा हूं, तो स्केलिंग मेरी टोटल मार्क्स में होगी या पर क्वेश्चन पे होगी। तो मैंने फिर एआई में डाला इस सवाल को, भाई क्वेश्चन के साथ अगर स्केलिंग हो रही है तो और नंबर कम हो गए हमारे। और अगर हम पूरा पेपर कर रहे हैं और हमारा भाई सारा सही नहीं है तो कैसा हिसाब है। तो उसमें एआई ने जो आंसर दिया है उसमें बहुत उसने क्लिनिकल आंसर दिया कि आप 90% पेपर ही ठीक ठाक करो। क्योंकि स्केलिंग जो होती है, कितने लोगों ने मैथ्स अटेम्प्ट किया है ऑल ओवर इंडिया, जिन्होंने मैथ्स का ऑप्शन भरा है, उनके नंबर कैसे आए हैं। मैं खोल के दिखाता हूं आपको, एआई की लैंग्वेज दिखाता हूं। हैं? कुछ कुछ, हाँ परसेंटाइल खैर एग्जैक्टली मेरे मतलब पकड़ में नहीं आता है। कल तो हम उसी में चेक कर रहे थे, हिंदी इंग्लिश वाला, तो स्केलिंग भी चेक किया था हमने। तो स्केलिंग लगभग 92% होती है। मतलब अगर आप सही करके आ रहे हैं तो 92 मैक्सिमम मिलेंगे आपको। लेकिन मैथ्स हाईली रिवार्डिंग है। आप जब एग्जाम देखोगे, उसमें थोड़ा बार्गेनिंग हम कर रहे हैं कि हमारी स्केलिंग इतनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, हम तो मैक्सिमम अटेम्प्ट करेंगे। और ना ही हम इस बात पे जा सकते हैं कि हम 100% से कम करें। लेकिन वो कह रहा है कि 90% तक अगर आप पेपर करते हैं तो स्केलिंग का आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इस चीज को कोई मानेगा नहीं, क्योंकि पेपर जब आपको 100% आता हो तो आप 100% ही करोगे, क्या पता मार्क्स ही 90% आने वाले हों।
अब देखो मैंने क्वेश्चन पूछा था एआई से, चैट जीपीटी में, जो स्केलिंग मैथ्स के पेपर में की जाती है वो हर क्वेश्चन में अलग अलग होती है या ओवरऑल मार्क्स में होती है। मेरा मतलब है जैसे मेरा 30% पेपर छूट गया और मेरा बाकी 70% पेपर पूरा का पूरा सही है, तो मुझे कितने नंबर मिलेंगे? क्या स्केलिंग अब भी उतनी प्रभावी होगी या उसकी दर कुछ कम होगी? तो एआई कह रहा है आपने बहुत ही सूझबूझ वाला सवाल पूछा है और यह बात उन सभी छात्रों के लिए जरूरी है जो यूपीएससी मैथ्स ऑप्शन चुनने की सोच रहे हैं। सवाल का सार, क्या स्केलिंग क्वेश्चन वाइज होती है या ओवरऑल आंसर शीट पर? दूसरा है, अगर 30% पेपर छूट गया तो लेकिन बाकी 70% बिल्कुल सही किया तो स्केलिंग पर क्या असर पड़ेगा? पहले इसने क्वेश्चन को पहले अपने उसके डेवलप कर लिया है। तो पहले का जवाब दे रहा है स्केलिंग कैसे होती है, क्वेश्चन वाइज या टोटल वाइज में। यूपीएससी में स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन, मतलब ये स्केलिंग को नॉर्मलाइजेशन कहते हैं कि और सब्जेक्ट्स के प्रति जो है भेदभाव ना हो। ओवरऑल मार्क्स पर होती है, क्वेश्चन वाइज नहीं। यूपीएससी सबसे पहले आपकी रॉ आंसर शीट को ओरिजिनल मार्किंग के अनुसार चेक करता है, यानी जैसे अगर 15 में क्वेश्चन है, 15 में से कितने मिलने चाहिए आपको? 14, 12, 15? 15 तो शायद नहीं देता होगा, 14, 12, 13 ऐसे मिलते होंगे सही होने पर। तो यूपीएससी पहले आपकी रॉ आंसर शीट को ओरिजिनल मार्किंग के अनुसार चेक करता है, यानी जितने मार्क्स आप रियलिस्टिकली डिजर्व करते हो उतने देता है। फिर सेकंड पॉइंट कह रहा है, फिर उस पूरे देश में, देश के उस ऑप्शनल सब्जेक्ट के सारे कैंडिडेट्स का प्रदर्शन देखकर एक मॉडरेशन, एक स्केलिंग फैक्टर अप्लाई करता है, जिससे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को बराबरी पर लाया जा सके, मतलब सभी के ऑप्शनल सब्जेक्ट बराबरी पर लाए जा सकें। यानी स्केलिंग आपके हर प्रश्न के अंक पर नहीं बल्कि पूरा पेपर के कुल अंकों पर लागू होती है। जवाब दो, अगर 30% पेपर छूट गया और बाकी का 70% एकदम सही किया है तो क्या होगा? मान लीजिए मैथ्स का पेपर 250 अंक का है, आपने 70% अटेम्प्ट किया, यानी करीब 175 अंक का अटेम्प्ट किया, और उसमें आपने लगभग 90% एक्यूरेसी से कर पाए, तो यानी आपको 157/175 मिल सकते हैं, यानी 175 का अटेम्प्ट करा है तो 157 आपको मिल गए। अब इस पेपर का रॉ स्कोर होगा 157 आउट ऑफ 250, ठीक है, यानी 62.8%। फिर कह रहे हैं अब स्केलिंग मॉडरेशन ऐसे अफेक्ट करेगा, यदि मैथ्स ऑप्शनल का एवरेज परफॉर्मेंस इस साल बहुत अच्छा है तो यूपीएससी ओवरऑल मार्क्स का थोड़ा कंप्रेस कर सकता है, को थोड़ा कंप्रेस कर सकता है, जिससे आपका फाइनल स्केल्ड स्कोर शायद 5 से 10 मार्क्स तक कम हो जाए। 5 से 10 मार्क्स को ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर ऑप्शनल बहुत खराब परफॉर्म कर रहा है, कम अटेम्प्ट, कम एक्यूरेसी, मतलब लोगों ने कम अटेम्प्ट किए सवाल, कम एक्यूरेसी से करे हैं, तो स्केलिंग आपके मार्क्स को स्लाइटली बढ़ा भी सकती है। लेकिन ध्यान रहे, स्केलिंग से आपका छूटे हुए 30% का नुकसान रिकवर नहीं होगा, मतलब वो 70 में से ही वही होने हैं, ये नहीं 30% कुछ मिल जाएगा। यूपीएससी स्केलिंग सिर्फ कंपेयर करने के लिए करती है, कॉम्पनसेट करने के लिए नहीं। तो सरल भाषा में निष्कर्ष निकाला है इसने, स्केलिंग क्वेश्चन वाइज नहीं होती और इसका असर केवल पूरे पेपर के टोटल मार्क्स पर लागू होता है। अगर 70% पेपर सही लिखा है तो उसी अनुपात में नंबर मिलेंगे। 30% पेपर छूट गया, उसका नुकसान स्केलिंग से नहीं भरेगा। स्केलिंग की दर परफॉर्मेंस पर निर्भर करती है, तो हाँ, उस पूरे देश के ऑप्शनल के बच्चों के प्रदर्शन पर। फिर ये सलाह दे रहा है, मैथ्स में 100% एक्यूरेसी से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत अच्छा है, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो पेपर को 90% तक अटेम्प्ट करने की प्लानिंग करें, ताकि स्केलिंग की इफेक्टिविटी आपके पक्ष में रहे। प्रैक्टिस के दौरान हमेशा फुल लेंथ पेपर्स लगाएं ताकि स्पीड और कवरेज दोनों सुधार हो। तो इसने अपनी शुरू कर दी है। फिर मैंने इससे क्वेश्चन पूछा है, मुझे बताइए, आपने कहा कि 90% मार्क लाना अच्छा रहेगा बजाय 100% के, इस राज को जरा विस्तार से उदाहरण के साथ समझाइए। जो मैंने बना के लिख दी लैंग्वेज। कहता बहुत सुंदर सवाल है, वो कहता यही वो राज है जो कई बार यूपीएससी के मैथ्स ऑप्शनल के टॉपर्स और अनुभवी मेंटर्स जानते हैं, लेकिन ज्यादातर छात्र नहीं। आपने पूछा है 90% मार्क लाना ज्यादा अच्छा क्यों माना जाता है बजाय 100% एक्यूरेसी के। आइए इसे डेटा प्लस उदाहरण प्लस व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझते हैं। लेकिन मुझे इसका खैर पक्का पकड़ में नहीं आया क्या ये बता रहा है, लेकिन मैं इसको नहीं मानता हूं कि मतलब आप 90% पे जा पाओगे, क्योंकि अगर आपको 100% पेपर आता है आप हाथ रोक ही नहीं पाओगे। आप दिमाग में ये लगाओ और लोगों ने पता नहीं कैसा परफॉर्म करा, उन्होंने अच्छा कर दिया तो मेरे को वो पूरा करना चाहिए, कि अपने ही सब्जेक्ट वाले काटेंगे हमें फिर। नहीं, नहीं कर सकते आप, मतलब आप रोक ही नहीं पाओगे। आपको क्या पता आपने जो करा उसमें गलती तो नहीं है। 90% तो अपने आप ही हो जाती है, अगर आप पूरा 100% पेपर करके आओगे तब भी 90% एक्यूरेसी आ जाएगी।
और मैथ्स इतना हाईली रिवार्डिंग है कि मैं तो ये मानता हूं 500 370 आ सकते हैं, 500 में से 370 आ सकते हैं। 370 अगर आ गए तो 50 नंबर का आपने एकदम जंप है किसी और सब्जेक्ट से। आप चाहे पॉलिटी का पकड़ लो, चाहे हिस्ट्री का पकड़ लो, चाहे हिंदी पकड़ लो, चाहे संस्कृत पकड़ लो। संस्कृत का तो नहीं जानता मैं, खैर संस्कृत का कितना, कोई संस्कृत हाईली स्कोरिंग है। तो लेकिन ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये बहुत पीछे धकेल देते हैं स्टूडेंट को। जीएस पर बहुत हाईली मतलब आपको स्ट्रेस देना पड़ेगा, और उसमें भी जीएस में भी कैसे नंबर आते, 300 से ऊपर आते ही नहीं है, 300 तक भी नहीं पहुंचते कभी, 280 270 अच्छा लिखा है तो। और ऐसे का भी मतलब सब में मतलब वही एक हिसाब रहता है, इंटरव्यू में भी एक ही जनरल रहता है। तो असली चीज ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ये खींचता है नंबर। और अगर मान लो इसमें 350 आप ले आए और टोटल आपको मार्क्स चाहिए 1050 प्रॉपर आईएएस के लिए। प्रॉपर आईएएस अगर बनना है तो टॉप 50 में आने चाहिए आप लगभग, और टॉप 50 में आने मतलब 1050 आपका क्लियर होना चाहिए। तो 1050 का 350 हम मानते हैं कि हमने मेहनत करके 350 का स्कोर मैथ्स में कर लिया सब चीज मिलाते हुए। अब कितना बचा, 700 का स्कोर बचा। और उधर आपके 250 नंबर के 4 पेपर तो हो गए जीएस के। 250 में से मैं कह रहा हूं आप आधे आधे लाओ, 125 बल्कि, और 100 मान लो, 100 ही मान लो, तो 400 नंबर वहां हो गए। अब कितने बचे हमारे पास, 400 और 350 हो गए 750, 350 नंबर और चाहिए। फिर उसमें रह गया आपका एसए और इंटरव्यू। ऐसे कितने नंबर का होता है, ऐसे 200 का है या 250 का ही है इससे, ऐसे 250 का है। ऐसे आप बहुत खराब लिख रहे हो तब भी मैं नहीं समझता 100 सवा 100 से कम लाओगे। खूब खराब लिख रहे हो मतलब जब से मतलब आप सोच रहे हो कि हम सबसे पीछे ही हैं ऐसे लिखने में, तब भी 100 सवा 100 से कम नहीं आते। 200 भी आ जाते हैं ऐसे में तो, 200 तक भी आ जाते हैं, 190 भी आ जाते हैं। हम्म कितने में से 170 हाईएस्ट है, तो 100 मानो अपने, 100 मानो। आप खराब लिख रहे हो, नहीं है तैयारी, 100 कर लो। अगर 170 तक हाईएस्ट गया है तो 100 मान सकते हैं आप। तो 100 का मतलब अब रह गए हमारे 750 850, 200 नंबर और रह गए। अब इंटरव्यू पे आ जाओ। इंटरव्यू कितना 225 का होता है, 275 का होता है। कितने आए हाईएस्ट अब तक इसमें, 220 हाईएस्ट गए हैं, और लोएस्ट लगभग कितने आते होंगे एवरेज में देखो आप, 140 150। मैं कह रहा हूँ 130 मान लो, 130 और जोड़ लो, कितने रह गए थे हमारे, 130 और हैं 130, 70 नंबर का गैप रह गया। 70 नंबर के गैप को ये सब हमने बाकी सब्जेक्ट में कम कम लगाए हैं। तो अगर आपने 10 10 15 नंबर का भी आपने समझा कि हमारा आ गया है, पहली बात तो ये कि इतने नंबर आने पर आप सिलेक्शन आपका हो गया है, सिविल सर्विस में थ्रू हैं आप, कोई ना कोई सर्विस जरूर मिलेगी इतने पर। और अगर आपने वो 70 का भी जो कोड है वो तोड़ लिया तो वो भी आपको ले जाएगा। भाई आपने अगर मान लीजिए मैथ्स तो आप पूरे साल कवर कर रहे हो ना, बाकी तो सब्जेक्ट पूरे पढ़ रहे हो ना, तो आपने जीएस के 2 पेपर ऐसे कर लिए जो हमारे भाई बहुत स्ट्रांग पॉइंट है। किसी को अगर एथिक्स बायो पर लगता है उसको कर ले, किसी को लगता है भाई मेरा मॉडर्न इंडिया बहुत अच्छा है उसको कर ले। मतलब जो टॉपिक आपके लगते हैं कि आपके स्ट्रांग पॉइंट है उनको आप अच्छे से कर डालो, तो वो जो पीछे रह रहा है स्कोर 70 नंबर का वो वहां कवर मार जाएगा। और ऐसे हमेशा बेटर होता जाएगा आपका दिनों दिन। बस आपको प्रैक्टिस डालनी है, एक हफ्ते में एक ऐसे जरूर लिखो, एक हफ्ते में एक ऐसे करंट इश्यूज पे जरूर लिखो, चाहे कैसा भी लिखा जाए। आप ये सोचो कि मैं सारी नॉलेज इकट्ठी कर लूंगा मैं तभी लिख पाऊंगा, आपको जितनी है उतनी तो लिखो। ऐसे लिखने का अपना जो तरीका है ऐसे लिखने पर पाइए, ऐसे की बात कर लेंगे एक दिन बैठ के। तो ऐसे पे आप हाथ डालते जाइए, मतलब हर हफ्ते के हिसाब से एक ऐसे जो लिखना है, और एक स्ट्रेच में बैठ के लिखो ऐसे को। ये नहीं है कि मतलब आप थोड़ा आप लिख लिया थोड़ा बाद में लिख लिया, एक स्ट्रेच में बैठ के 3 से 4 घंटे का स्ट्रेच बनाओ। 3 घंटे का ही बनाओ ना, 3 घंटे का होता है, 3 घंटे का बनाओ। 3 घंटे में कैसा ऐसे लिखा जा रहा है आपसे, 3 घंटे में लिखो उसको। पहले मतलब पहले आधे घंटे में हमेशा ऐसे को आपको क्या करना चाहिए, रफ स्केच बना लेना चाहिए पहले आधे घंटे में, बहुत एसेंशियल होता है आधा घंटा वो। फिर बाकी के 2.5 घंटे में आप उसको ढंग से रगड़ दो, जो जो पॉइंट्स हैं सारे बनाते चले जाओ।
और जितनी तैयारी आपकी मैथ्स को छोड़ के, जितने भी आप और तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव तैयारी कर रहे हो, चाहे सब्जेक्टिव तैयारी कर रहे हो, हर एक क्वेश्चन को, हर एक न्यूज को आप 10 पॉइंट में डिकोड करो। 10 ही पॉइंट बनाना, उससे ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, उससे कम मत बनाना। कोई भी न्यूज आ रही है, जैसे आज की डेट में दलाई लामा का हम समझ रहे हैं एक काफी स्ट्रांग टॉपिक बना हुआ है कि दलाई लामा अपने उत्तराधिकारी का चुनाव करेंगे या नहीं करेंगे। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है करेंगे या नहीं करेंगे, कैसे होता है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फॉरेन पॉलिसी इंडिया की क्या है उसके उसमें ये हमारे लिए हो सकता है, या चाइना उसको कैसे देख रहा है उसके लिए हो सकता है, या वर्ल्ड वाइड उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा उस पर हो सकता है, या फिर आप ये देख सकते हैं कि इंटरनली ये तिब्बत को कहां तक एक पहचान देता है वर्ल्ड वाइड। दलाई लामा का चाइनीज कैंडिडेट का होना और दलाई लामा का तिब्बतियन कैंडिडेट का होना, और इंडिया उसमें कहां तक रोल प्ले कर सकता है। तो एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बनता है ये, और ऑब्जेक्टिव बनता है कि दलाई लामा का भैया इंडिया में बैठ के चुनाव हो जाएगा क्या, कि दलाई लामा पिछले दसियों साल से तिब्बत नहीं गए हैं, वो यहाँ हैं या फिर घूमते हैं वर्ल्ड वाइड। तो इंडिया पूरा प्रोटेक्ट करता है। 1 लाख से ऊपर बौद्ध भिक्षु यहाँ रहते हैं, 1 लाख से ज्यादा। तो काफी अच्छा खासा हमने प्रोटेक्शन दिया हुआ है इन्हें, प्रदर्शन भी करे जाते हैं ये लोग चाइनीज एम्बेसी के आगे। तो मतलब बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो ये एक ऐसा इशू हो गया, इसमें आपको 10 पॉइंट में पूरा कहानी लिखनी है। उन 10 पॉइंट को इलेबोरेट करना वो आपके दिमाग में होना चाहिए। 10 पॉइंट आप बनाओ, 10 पॉइंट में सारा ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, जो जो इश्यूज से संबंधित हो सकते हैं वो 10 ही पॉइंट बनाओ। उससे क्या होगा, आपकी एक तो हाइट क्या करना चाहिए पिक्चर क्लियर होगा कि हमें 10 पॉइंट में पूरा ऐसे कवर करना है। एसटी के लिए भी जाएगी ये चीज, और जितने भी आपके मेन से क्वेश्चन है उसके लिए भी जाएगी ये चीज। आपने अगर ये सीख लिया या अपने आप को ढाल लिया कि 10 पॉइंट मुझे कवर करना है, अब वो 10 पॉइंट में आपने लाइन से भी लगा ली ना, पहला मेरा ज्योग्राफिकल, कि दलाई लामा ने जो करा इसका ज्योग्राफिकल क्या एट्रीब्यूट्स हैं, ज्योग्राफिकल हम इसको कैसे देख सकते हैं, पॉलिटिकल इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ठीक है, इकोनॉमिकल इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, किस किस पर, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं इसमें। तो जैसे आप इन चीजों को ऐसे डालने लगोगे तो आपका एक ऐसे का भी क्राइटेरिया कवर होने लगेगा। फिर एक होता है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, जो हमें हमेशा लिखना होता है शुरू में। एक कंक्लूजन वाला पार्ट होता है। तो ये 10 पॉइंट बहुत है। 10 पॉइंट आपको याद भी रहेंगे दिमाग में, और जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो आगे के लिए आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ये मतलब मेरा मशवरा है, बाकी आप लोग देख सकते हो। और एक और स्टूडेंट है अरविंद, जो आपके अभी इस बैच में नहीं है, वो बाहर तैयारी कर रहे हैं अपना, क्योंकि वो टीजीटी सिलेक्टेड हैं, वहां से नौकरी भी कर रहे हैं और तैयारी भी कर रहे हैं। तो उनका कहना यह है कि मतलब उन्होंने जब इसको निकाला टीजीटी वाले एग्जाम को, कि 1 लाइनर हमें तैयार करने चाहिए। उन्हीं की बात है, इसलिए मैं उनके नाम से रख रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगी ये वाली बात कि हमें 1 लाइनर क्वेश्चंस को तैयार करना चाहिए, 1 लाइनर पॉइंट्स को तैयार करना चाहिए। जितने ज्यादा 1 लाइन बनना, मतलब एक आपने कोई भी न्यूज पढ़ी उसको 1 लाइन में लिख दिया, अगर उसमें 10 न्यूज बनानी, 10 उसको 1 लाइन में लिखो आप, पॉइंट बना करके। तो बजाय इसके कि हम पूरा पैराग्राफ लिख रहे हैं, उसको अगर हम लाइन में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो हमारे लिए ज्यादा याद रखना आसान होगा उसको। अब जैसे आप मतलब अपनी ऑब्जेक्टिव की तैयारी करोगे, जो आपका पेपर आएगा प्रिलिमिनरी का, उसमें आपको 2 पेपर करने हैं, सेट का भी करना है और आपका जीएस का करना है। तो जीएस से सेट दोनों में आप पॉइंट वाइज बनाओ नोट्स। सेट के भी बना सकते हो, सी सेट के क्वेश्चंस भी आप पॉइंट वाइज बना सकते हो। जैसे कोई रीजनिंग क्वेश्चन है, आपने एक लाइन लिखी, इस तरह क्वेश्चन आ रहा है, अब उस तरह जो क्वेश्चन आएंगे सब उस तरह से ही होंगे। या उसका कोई नोट बना के आपने लिख लिया, मान लो रिलेशनशिप पर कोई क्वेश्चन बन रहा है, उसका आपने 1 लाइन नोट बना लिया, इसका ऐसे पूरा निबंध लिखने की जरूरत नहीं है। और 1 लाइन लिखना आसान भी होता है और याद रखना भी आसान होता है। तो एमसीक्यू के लिए तो बहुत हेल्प करेगा। और जीएस तैयार करने के लिए मेरा मशवरा यह है कि आपको पूरी तरह से न्यूज़पेपर पर डिपेंड हो जाना चाहिए। 90% पेपर आपका न्यूज़पेपर से ही आना है, 90% पेपर। और अगर आपने 100 में से 80 का अटेम्प्ट कर दिया है सही, तो आप क्लियर है भाई। जैसे मैथ्स का पोर्शन है सी सेट का, उसको तो कुछ कह ही नहीं सकते हम, वो तो कभी करंट की बात ले ही नहीं सकते उसमें। लेकिन जीएस के पेपर में ले सकते हैं। जीएस में अब ऑब्जेक्टिव मैथ्स नहीं आती है, रीजनिंग क्वेश्चन नहीं आते हैं, सी सेट का पार्ट हो गए। टोटली वो जो है आपका इसी पर आता है कि जनरल साइंस क्या है, जनरल साइंस, जनरल स्टडीज, जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज में आपका मॉडर्न इंडिया भी आ जाएगा, एंशियंट इंडिया भी आ जाएगा,
लेकिन वो जो क्वेश्चन होते हैं वो भी रिलेट करते हैं कि आप अगर न्यूज़पेपर देखें क्या चल रहा है, उससे रिलेट हो जाती हैं चीज़ें। ज्योग्राफी का इशू है, वो उससे रिलेट होगा। मान लो कोई स्टूडेंट ज्योग्राफी का है और जीएस का पेपर वो दे रहा है, उसे ज्योग्राफी क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा वहां पर जो उसकी पहुंच से बाहर होगा। पॉलिटी का कोई स्टूडेंट है, पॉलिटी से तैयारी कर रहा है, पॉलिटी क्वेश्चन उसे ऐसा रखा हुआ दिखाई देगा जो उसकी पहुंच से बाहर होगा। क्यों होता है? क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर के उसमें नहीं हो, टच में नहीं हो, तो आप कितना रट्टा मारोगे, कर ही नहीं सकते। और आप करंट न्यूज के उसमें हो दायरे में, तो आपको ज्यादा बाहर जाना ही नहीं है। ये स्मार्ट स्टडी है। आपको ज्योग्राफी पूरी खत्म नहीं करनी। हिस्ट्री की तो नहीं कहता मैं, हिस्ट्री तो मतलब पढ़नी चाहिए, हिस्ट्री को तो नहीं कर सकते, लेकिन बाकी और जो टॉपिक्स हैं उनको आपको करंट से देखना चाहिए बराबर। हिस्ट्री को भी करंट में को ध्यान रखो। हिस्ट्री को तैयार करने के लिए कोई भी आप कोचिंग करना, किसी भी तरह की आप स्टडी करना, एक क्रोनोलॉजी आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए। ये बिफोर गोइंग इनटू द क्लास, ये आपके पास एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न इंडिया की और रीजन वाइज आपके पास क्रोनोलॉजी होना चाहिए। क्रोनोलॉजी का मतलब है कौन सी इवेंट पहले हुई, कौन सी बाद में हुई है। अगर ये आपके पास है, तब समझना कि आप हिस्ट्री को समझ पाओगे। तो उस समय क्रोनोलॉजी का मतलब ये होगा कि आपको बहुत सारे जो मेन मेन नाम है ना वो भी रटे हुए हैं। तो क्रोनोलॉजी कैसे याद करोगे? किसी राजा के नाम के साथ याद करोगे या कोई इवेंट के साथ याद करोगे? तो कम से कम इवेंट के नाम, राजाओं के नाम, वो आपके एक मैनेजमेंट में आ गए हैं और आपको पता है ये चीज पहले हुई, ये चीज बाद में हुई है। उसके बाद की चीजें और जुड़ जाती हैं। अभी जैसे आज की डेट में जो अशोक के शिलालेख मिले थे हमें, उस पर काम चल रहा है और उस पर क्वेश्चन बन सकता है इंस्क्रिप्शन, और मतलब ट्रेंडिंग क्वेश्चन है इंस्क्रिप्शन का। तो ये तो पता होना ही चाहिए। जेम्स प्रिंसेप ने जो किया था 1837 में, तो मतलब ये तब से चल ही रहा है बराबर। तो 1837 से लेकर के, और अशोक का कालम माने मतलब 300 बीसी के आसपास, तो करीब 2000 साल तक अशोक का नाम ही छिपा रहा। 2000 साल तक लोग जानते ही नहीं थे। मुगल और जो थोड़े बहुत जो मुस्लिम आक्रांता थे, जब वो आए थे भारत में, केवल उतना मिलता था। अंग्रेजी भारत में आए, इनको चीजें मिलती थी जगह जगह। तो जो जगह चीजें मिलती थी तो वो देखते थे यार ये कब की होगी, तो वो खुद ही मतलब सोचे पड़ जाते, क्योंकि वो हमसे ज्यादा इन चीजों इंटरेस्ट ले रहे थे। और यहाँ के लोगों से पता कर, वो पता ही नहीं होता था कि ये ऑब्जेक्ट है, क्या मतलब है। वो जितनी केव पेंटिंग्स हैं, सब चीजें, उनको भी देख देख के वो हैरत पड़ जाते थे ये कब कितना पुराना है। तो काफी लोग लगाए इन्होंने। तो जेम्स प्रिंसेप नाम के एक मतलब वैसे तो वो आर्कोलॉजिस्ट थे, लेकिन वो लगे इसमें, आर्किटेक्ट बनना चाहते थे वो, लेकिन फिर वो लगे इसमें। तो उन्होंने इसको ढूंढ लिया। उन्होंने जो है दो भाषाएं, ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी, दोनों को डिकोड कर लिया, जो अब तक कोई जानता नहीं था। अभी ए का जमाना आया है। जिस दिन ये डेवलप हो गया, मुश्किल से 4 या 5 साल के अंदर हो जाएगा ये। हड़प्पा मोहनजोदारो की सारी स्क्रिप्ट आपकी डिकोड हो जाएंगी। और जिस दिन वो डिकोड हो गई, तो शायद हमें ये पता चल जाएगा सरस्वती का कैसे विलोपन हुआ। हमें ये पता चल जाएगा वो सभ्यता कैसे खत्म हुई। क्यों उनकी सभ्यता खत्म होनी और सरस्वती का दी एंड, ये एक ही जैसा लगता है। क्योंकि सरस्वती वहां से विलुप्त हुई, वो सभ्यता खत्म हो गई लगभग। तो बहुत सारी चीजें मतलब मिक्स हैं। अब इसमें ज्योग्राफी क्वेश्चन बनेगा कि कैसे हुआ होगा, क्लाइमेट चेंज क्या आया होगा, क्या चीज हुई होगी। हिस्ट्री का पॉइंट बनेगा। मतलब ये चीजें ऐसी हैं जो मतलब अभी डार्क में है, लेकिन जैसे न्यूज़पेपर में आएंगी ये चीजें, तो आपको अलर्ट रहना है, फिर इस पर काम करना है हिस्ट्री के लिए। फिर उसमें आपका वो ज्ञान काम नहीं करेगा कि इंडिया में कितनी साइट्स हैं, कि पाकिस्तान में कितनी साइट्स हैं, किस साइट में क्या चीज मिली। वो बेकार की बात हो जाती है, वो बहुत पुराना ज्ञान हो गया। वो रट्टा मार लो, वो सही चाहिए सब चीजें। हाँ मतलब उस पर 150-200 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में तैयार कर लो, लेकिन असली चीज क्या आएगी जब आप करंट से देख रहे हो उसे। अभी कोई साइट मिल गई नहीं, उस साइट पे काम चल रहा है। अभी अभी कर्नाटका में एक साइट मिली है, उसके बारे में बात चल रही है कि हड़प्पन मोहनजोदारो से शायद पुरानी साइट है वो, और वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है उसको उठाने में लगा हुआ, नाम में दिमाग से के से नाम है कुछ उसका। तो वो जो है आ सकती है वो आपके न्यूज़ में। अब वो ना आए तो हो सकता है हड़प्पा पे सवाल आ जाए उससे जुड़ा हुआ, जो वहाँ पे कई सारी चीज़ें मिली हैं, पॉटरी मिली हैं, पॉट्स मिले हैं, तो पॉट्स की जो एज निकाली जा रही है उससे निकाला जा रहा है कि वहाँ पे पुराना काम है ये, और हड़प्पा से उसको जो है जोड़ा जा रहा है। तो कुछ लोग तो कह रहे हैं नहीं ये बाद की सभ्यता है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं पहले की सभ्यता है, और पहले की तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो मतलब ये चीज़ें चलती रहती हैं।
तो आपको इस पे भी अलर्ट रहना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो न्यूज़ में है, न्यूज़पेपर में है, तो आपके काम का है। ज्योग्राफी में भी सारी चीज़ चलती रहती है, इकोनॉमिक्स चलती रहती है, इकोनॉमिक्स तो खैर है ही करंट का मामला सारा। पेपर एक अच्छा ज़रूर पढ़ना चाहिए। द हिंदू इंग्लिश मीडियम में बहुत ही अच्छा पेपर है। हिंदू को आप लोग जरूर मतलब रीड करो पूरा पेपर। पूरे की जरूरत नहीं, जो पॉलिटिकल न्यूज़ है पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो एडिटोरियल है या जो इस तरह का है वो उसमें आना चाहिए। हिंदू वाले जो पेपर लिखते हैं वो भी लिखते हिसाब से हैं कि बच्चे तैयारी कर रहे हैं हमारे पेपर देख करके। उसकी कीमत भी देखोगे तो 15 रुपये का पेपर है एक दिन का। तो अगर आप उसे टाइम्स ऑफ इंडिया से लगाओगे तो वो 3 या 4 रुपये का पेपर है। तो स्वतंत्र है रेट का भी। लेकिन इसका अगर आप वैसे ले लेते हो, एनुअल सब्सक्रिप्शन ले लेते हो डिजिटल वाला, वो सस्ता है, वो काफ़ी सस्ता पड़ेगा। वो शायद कितना 2400 रुपये का था। और एक काम ये भी कर सकते हैं कि मतलब मैं ले लेता हूँ, आप लोगों को सब मैचअप करके अपना कर लेना, हिंदू को पढ़ना है तो। आप हिंदी मीडियम में ढूंढो कौन सा अच्छा पेपर है। हिंदी मीडियम में कौन सा अच्छा पेपर माना जाता है? नवभारत टाइम्स। लेकिन पूरी तरह से ना इस पे वो नहीं है। इसमें एक काम कर सकते हो आप, बहुत अच्छा है। हिंदू की आपने न्यूज़ उठाई कोई, ठीक है ना, ये तो पता चल जाएगा भाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इतना तो हम समझते हैं। उसका आपने स्क्रीनशॉट लिया उतने पोर्शन का और एआई पे डाला, प्लीज ट्रांसलेटेड इन हिंदी, हो गया। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन करता है एआई, एग्जैक्ट। और फिर उससे संबंधित क्वेश्चन बना लो उस पर, ये इसके लिए मेरा क्वेश्चन बना दो जरा, ये क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना, किस पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है 4 में से। वो बहुत कुछ है एआई पर। अभी आने वाले समय में एआई ही तैयारी कराएगा। एआई इतना ज्यादा सपोर्टिव हो जाएगा कि आप उसके बिना एग्जाम निकालने की सोचेंगे भी नहीं। और जितना ज्यादा जल्दी आप इसको समझना शुरू कर दोगे, मतलब कस्टमाइज कर लो अपने फोन में, आप डाउनलोड करो कस्टमाइज कर लो। कस्टमाइज का मतलब ये है कि वो आपको समझने लगेगा। अपनी जानकारी आप दे सकते हो कि मैं ये कर रही हूँ, मेरा ये नाम है, मैं इसकी तैयारी करूँ, मैंने ये किया हुआ है। अब वो क्या है, वो समझ जाएगा आपके सब चीज़ों को, तो वो आपको वैसे ही आंसर देता है। मेरा तो नाम पहचानता है, मेरे बच्चों का नाम पहचानता है, उन क्या कर रहे हैं वो पहचानता है, मतलब घर कहाँ है ये पहचानता है, मैं क्या करता हूँ वो पहचानता है, उस हिसाब से आंसर देता है। तो बहुत ही ज़्यादा कस्टमाइज हो जाता है। तो आपको मतलब एआई की तो हेल्प लेनी पड़ेगी आने वाले समय में। स्क्रीनशॉट लेके डाल दो, पिक्चर लेके डाल सकते हो, वो भी अलाउ करता है वो। तो ये था। तो हम लोग जो है स्टार्ट कर सकते हैं इसको अब। कल से स्टार्ट करें क्लास को? टाइमिंग क्या सूट करेगा? इसको तो हटा ही देता हूँ अब, हाँ।